नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो सीरीज चला रहे थे उसके 90वें अध्याय को देखेंगे। तो इसके पहले कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आज हम 9वां अध्याय देखेंगे। 90वें अध्याय में जो है बात होगी किसकी, मिस्र देश की। ठीक है, तो यहाँ से नील नदी गुजरती है, यानी कि मिस्र देश की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी, मिस्र है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, नील नदी का उपहार मिस्र अरब गणतंत्र। ठीक है, तो मिस्र जो है आप मैप में पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे पड़ता है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको मैप में। तो मैप को खोल लेते एक बार हैं। तो ये देखिए रहा मैप आपका। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि कहीं भी आपको मिस्र नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मिस्र एक्चुअली कहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इजिप्ट। ठीक है, ये येलो कलर में। तो यही इसका पुराना नाम क्या है, इजिप्ट नया नाम हो गया है। अब पुराना नाम क्या है, मिस्र। तो यही आपका क्या है, मिस्र देश है, इसी की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो हम देख लेंगे ये कहाँ पे पड़ रहा है। जो अफ्रीका है, अफ्रीका के उत्तर में पड़ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अरब प्रायद्वीप है यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है, तो उससे जुड़ा हुआ है ये अरब प्रायद्वीप से। और यहीं से क्या होकर निकलती है आपकी स्वेज नहर। चलिए अब देख लेते हैं टॉपिक जो हमारा है आज का। तो ये देखिए, तो इसमें हम देख लेते हैं कि मुख्य मुख्य क्या क्या बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं इसमें के, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्र जो है अरब गणतंत्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में पहली बात तो स्थित है ये, लेकिन इसकी स्थिति जो है दो महाद्वीपों हैं। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का थोड़ा सा मुख्य हिस्सा जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, और उसका जो कुछ पार्ट है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका के संगम, यानी कि यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, हमने अभी दिखाया आपको। फिर स्वेज नहर के निर्माण के पहले जो है स्वेज जल संधि अफ्रीका और एशिया के बीच क्या करता, किस रूप में था, स्थल पुल का काम करती थी। आज भी जो है पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए स्वेज नहर एक सुगम और महत्वपूर्ण द्वार का काम करती है। तो हमने बताया ये आपका जो है, मान लो अगर अफ्रीका द्वीप हो गया, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पर जो है छोटा सा जुड़ा हुआ था पहले, तो उसको काट करके क्या बना दिया गया है, उसको स्वेज नहर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आप इसे समझ लीजिए। तो पहले क्या, अगर मान लो इंडिया से किसी व्यक्ति को यूरोप जाना होता था, मान लो यहाँ पे यूरोप का एक क्षेत्र हो गया, ठीक है, अगर मान लो किसी को जाना हुआ होता था तो पहले क्या था, इधर से पूरा चक्कर काट करके ऐसे ऐसे होकर के यहाँ से होकर के फिर यहाँ पे आता था। लेकिन जब स्वेज नहर बन गई, तो स्वेज नहर बनने के बाद क्या हुआ, जो मुंबई से अगर किसी को जाना है यूरोप, तो वो यहाँ से होते हुए यहाँ पे, और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे स्वेज नहर बनाई गई है यहाँ पर इस एरिया में। और स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर होते हुए वो यूरोप के देशों तक पहुँच सकता है। तो काफ़ी जो है ये डिस्टेंस कम हो जाती है उसकी वजह से। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, मानचित्र में मिस्र के पड़ोसी देशों का अध्ययन से देखें तो आप भी देखिएगा कि जो मिस्र देश यानी इजिप्ट जो है उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, उसके यानी किन किन देशों से उसकी जो है सीमा लगती है। तो क्या लिखा है वो आपको पता चलेगा कि मिस्र जो है विशाल सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। तो आपको पता है जो ये इस तरह से आप देखेंगे, अगर ये ऐसे बना हुआ है मान लो, ठीक है, तो इधर का जो हिस्सा है वो क्या है, सहारा डेजर्ट का ही हिस्सा है ना, ये पूरा सहारा मरुस्थल ही तो है ये। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी जो मिस्र देश है आपका, ये भी क्या है, सहारा मरुस्थल का ही भाग है। फिर सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। मिस्र देश का थोड़ा सा भाग जो है एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपने देखा था अभी मैप में, तो यहाँ से हल्का सा टच है, और फिर यहाँ पर क्या है, अरब प्रायद्वीप है, उससे जुड़ा हुआ है। तो अरब कहाँ आएगा, वो एशिया का भाग है। फिर क्या लिखा हुआ है, नील नदी के जीवनदायिनी जल के कारण यह अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देशों में से एक है। देखिए ये है तो वैसे डेजर्ट एरिया, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पूरा क्या है, डेजर्ट है, लेकिन क्या है, यहाँ से क्या है, नदी निकलती है, नील नदी जो यहाँ पे विक्टोरिया लेक है वहाँ से निकलती है, और ये नदी जो है मिस्र से होके निकलती है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर अब नदी है तो पानी मिलेगा, पानी की वजह से क्या है, वहाँ पे खेती की जा सकती है, जल संसाधन होने की वजह से वहाँ पे जीवन जो है सुगम तरीके से
हो सकता है, इसलिए क्या है वहाँ की जनसंख्या भी अधिक है और बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं नील नदी के किनारे पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर इसी कारण क्या है, इसी कारण जो है इस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। क्यों उपहार है? क्योंकि डेजर्ट एरिया है और पानी ये प्रोवाइड कराती है उस क्षेत्र में, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नील नदी का उपहार कहते हैं इसको। फिर नील नदी की घाटी में संसार की एक बहुत पुरानी सभ्यता विकसित हुई थी। तो आपको पता है यहाँ पर जो ये बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो मिस्र की सभ्यता है। आगे क्या दे रखा है, भूमि और जलवायु। अब देख लेते हैं यहाँ की कैसी भूमि है और जलवायु यहाँ पे कैसी पाई जाती है। तो वर्षा की मात्रा यहाँ पे कम है क्योंकि जो क्षेत्र जो है कैसा है, सहारा मरुस्थल का भाग है। और मरुस्थल कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे वर्षा कम होती है। तो वही है कि वर्षा की मात्रा कम होने के कारण जो है मिस्र का अधिकतर भाग कैसा है, मरुस्थल है। इसलिए इस भाग में आबादी नहीं के बराबर ही है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ अर्थात अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं। तो ये मान लो अगर ऐसा क्षेत्र है, मान लो ये आपका है, ऐसे मैप बना लेते हैं रफली, अगर ये क्षेत्र है मान लो, तो क्या है, ग्रीष्म यानी गर्मी का समय होगा जो अप्रैल और मई में, तो दक्षिण की ओर से यानी दक्षिण यानी ये वाला भाग हो गया, ऐसे हवाएं चलेंगी ऐसे इस तरफ की ओर। ठीक है, दक्षिण की ओर से गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र में हवाएं चल रही हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो हवाएं चलेंगी कैसी होंगी, सूखी होंगी क्योंकि पानी नहीं है, और धूल होगी क्योंकि पानी नहीं है। तो वहाँ की जो मिट्टी होगी कैसी होगी, बलुई टाइप की होगी। तो जैसे गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को क्या बोलते हैं, खमसीन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए नाम, ये लोकल विंड है, स्थानीय पवनें हैं, तो खमसीन। तो अब कभी भी पूछ सकता है कि खमसीन जो है किन क्षेत्रों में चलती हैं, तो जो उत्तरी सहारा डेजर्ट है उन क्षेत्रों में जो है खमसीन हवाएं चलती हैं। फिर देख लेते हैं, नील नदी के दोनों तटों के साथ की संकरी जो पट्टी है कि भूमि बहुत उपजाऊ है, यानी जैसे जहाँ जहाँ होकर के वो नील नदी से गुजर रही है तो उसके आसपास का क्षेत्र जो है यानी कि संकरी पट्टी के रूप में जो है, जो बाढ़ का क्षेत्र होगा उस नदी का, वहाँ पे क्या है, उपजाऊ भूमि मिलेगी हमें, क्योंकि वहाँ पे हर साल बाढ़ आएगी और हर साल जो है नई मिट्टी वहाँ पे डिपॉजिट की जाएगी या फिर निक्षेपित की जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, वही लिखा है, नदी ने इस संकरी पट्टी में बाढ़ के दौरान, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, अब आसपास के क्षेत्र में पानी भर जाता है और फिर बाद में जो पानी चला जाता है तो अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, उपजाऊ मिट्टी, उसको वहीं पे छोड़ देती है। तो वही लिखा हुआ है, बाढ़ के दौरान जो है कांप मिट्टी बिछा दी है। वास्तव में जो है मिस्र देश के 30वें भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है, यानी कि 30%, टोटल का 30% भाग पर ही केवल जनसंख्या रहती है। अधिकतर लोग जो है नील नदी के दोनों ओर फैली संकरी पट्टी में ही रहते हैं, यानी कि जो नदी ऐसे से गई है तो उसी के आसपास रहेगी, क्योंकि पानी की आवश्यकता है ना मनुष्य को, खेती के लिए और पीने के पानी के लिए, सारे अन्य काम करने के लिए उसको पानी चाहिए। तो जहाँ जहाँ नदी जिस जिस रास्ते से होकर गुजरी है तो उसी के साथ साथ, नदी के साथ साथ ही बस्ती का निर्माण हो गया है। फिर इस पट्टी की अधिकतम चौड़ाई कितनी है, 26 किलोमीटर, यानी कि 26 किलोमीटर दूरी तक जो है चौड़ाई में शहर बसे हुए हैं, से अधिक नहीं है। फिर कहीं कहीं पर तो यह 2 या 3 किलोमीटर चौड़ी, यानी ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, 26 किलोमीटर अधिकतम है। और वैसे जहाँ अक्सर देखा गया है कि कहीं कहीं पर वो 2 या 3 किलोमीटर तक ही चौड़ाई में बसे हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या है, ये जो धाराएं हैं नील नदी, यानी ये धाराएं नील के पानी को एक बड़े भूभाग में बांट देती हैं। ठीक है, इन धाराओं को क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। तो जहाँ पर ये यहाँ पर देख लेंगे, तो जहाँ पर ये नदी जो है मिलती है अपने घाटी में गिरती है, जहाँ पर रेड सी में गिरती है ये नदी। तो रेड सी में जब नदी गिरती है वहाँ पे क्या करती है, ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये धाराएं जो है नील के पानी की एक बड़ी भूभाग में बांट देती है, यानी कि एक नदी आकर आगे जाकर के ऐसे से बहुत सारी धाराओं में ऐसे से बट जाएगी, ऐसे ऐसे इस टाइप से बट जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा। इन धाराओं को क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। जब धारा होती है उसका नाम क्या होता है, वितरिकाएं। फिर आगे लिखा हुआ है,
अपने मानचित्र में नील नदी की वितरिकाओं को देखें, तो आप मैप में देखिए इनको, फिर इनमें एक त्रिभुज बन जाता है। तो आप हमने आपको दिखाया, अभी ऐसे दिखाया ना, एक त्रिभुज बन गया ना, एक ऐसे वितरिकाएं बहेंगी। तो क्या ये किस प्रकार की आकृति दिखा रहा है? ये एक प्रकार का त्रिभुज बना रहा है, जिसका शीर्ष बिंदु क्या है? काहिरा। यानी यहाँ पे काहिरा कहाँ बसा हुआ है? यहाँ पर, जो मिस्र की क्या है? राजधानी है। तो काहिरा यहाँ पे है शहर, उस जो इसकी क्या है? राजधानी है। फिर नदी के मुहाने पर बने इस प्रकार के त्रिभुजाकार भूभाग को, जिसमें नदी की कई वितरिकाएं हैं, डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा इसका आकार की वजह से बोलते हैं इसको। ग्रीक भाषा की वर्णमाला के चौथे अक्षर डेल्टा के समान आकार का होने के कारण ग्रीक लोगों ने इस प्रकार के भूभाग का नाम डेल्टा रख दिया। फिर क्या है? डेल्टा का जो निर्माण है वो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है, ठीक है। तो नदी जो पानी से बहा करके अपने साथ जो मिट्टी उट्टी लाती है, जब ढाल कम हो जाता है तो वहाँ पे क्या करती है, वो अपने साथ जो मलबा लेके आती है उसको धीरे धीरे करके जो है निक्षेपित करती है, यानी कि डिपोजिशन करती है। फिर इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? कांप बोलते हैं या फिर जलोढ़ कहते हैं। तो चाहे उसको कांप मिट्टी बोले, चाहे उसको जलोढ़ मिट्टी बोले। फिर नदी के मुहाने पर लगातार नई कांप मिट्टी जमा होती रहती है। परिणाम स्वरूप डेल्टा जो है उस समुद्र या झील में बढ़ता ही रहता है जिसमें नदियां गिरती हैं, यानी कि डेल्टा का जो आकार है वो समय के साथ क्या हो जाता है? बड़ा होता रहता है। फिर साधन और उनके उपयोग, यहाँ पे कौन सी फसलें होती हैं? तो मिस्र में जो कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, क्योंकि अधिकतर जो भूमि है कैसी है? वो मरुस्थलीय है। यहाँ कुल भूमि के केवल 3% भाग पर ही क्या है? खेती होती है। परंतु फिर भी यहाँ की 3/4 जनसंख्या खेती में लगी हुई है, यानी कि यहाँ के 3/4 जो हिस्सा है, जो यानी कि है लगभग 75% के आसपास, तो वो किस में लगी हुई है? वो खेती करने में लगी हुई है। फिर अतः इस मिस्र में कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। तो यहाँ पे सभी लोग क्या हैं? खेती ही कर रहे हैं। तो क्या होगा? ज़्यादा लोग जो हैं लगे हुए हैं उसमें, तो जनसंख्या का दबाव है। फिर क्या है? नील नदी घाटी। नील नदी की घाटी और डेल्टा भाग विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ भागों में से एक हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, हर साल जो है नई मिट्टी आती है, जिससे जो है उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, और इससे क्या वहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है। तो कभी भी पूछा जाए कि अच्छी यानी उपजाऊ भूमि कौन सी होती है, तो डेल्टाई क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती है। तो वही लिखा हुआ, नील नदी की घाटी और डेल्टा भाग जो है विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ भागों में से एक हैं। किंतु यहाँ सिंचाई के बिना खेती नहीं हो सकती, क्योंकि बारिश तो होती नहीं वहाँ पर। जाहिर सी बात, खेती कभी हो पाएगी जब सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले 5000 सालों से जो है मिस्र का किसान बड़ी कुशलता से जो है नील जो नदी है उसका इस्तेमाल जो है वो करता आया है। तो वही है कि नदी के बाढ़ का पानी जो है सिंचाई के इस्तेमाल में वो करता है। फिर मिस्र के जो किसान को क्या बोलते हैं? फैलाह कहते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो किसान है वहाँ के उनको क्या बोलते हैं? फैलाह कहते हैं। और फैलाह जो होते हैं अपने छोटे छोटे खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, यानी किसान है जो बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए वे अपने खेतों से जो है साल में 2-2 फसलें ले लेते हैं। फिर यहाँ की फसलें कौन कौन सी मुख्य हैं? तो मक्का है, चावल है, गेहूँ है, ज्वार बाजरा है, गन्ना है, यहाँ की क्या है? प्रमुख फसलें हैं। अब डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे खजूर के पेड़ भी होंगे, तो खजूर भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण उपज है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जहाँ किसी भी स्थान का अगर आपको पहचानना है कि वहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती होगी, तो वहाँ का अगर आपको जलवायु पता है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन सी खेती होती है। तो जाहिर सी बात, मक्का जो होती है वहाँ पे होती है, चावल होती है क्योंकि पानी मिल रहा है, उसको आपूर्ति हो जाती है नदी से, और गेहूँ भी हो जाता है वहाँ पर। फिर ज्वार बाजरा भी हो जाता है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था कम होती है वहाँ पे ज्वार और बाजरा की खेती होती है। फिर साथ में गन्ना भी होता है यहाँ पर है, और खजूर। तो मरुस्थल जो क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में खजूर तो वहाँ की प्रमुख फसल होती है। फिर जिसकी सबसे ज़्यादा उपज मरु उद्यानों में होती है। तो मरु उद्यान क्या होते हैं? मरु उद्यान वो क्षेत्र होते हैं जो डेजर्ट में कहीं कहीं में पानी की क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं? मरु उद्यान बोलते हैं उनको। और वहीं पर क्या होते हैं? खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे मरु उद्यान क्या होते हैं। फिर कपास जो है मिस्र की मुख्य नकदी फसल है। तो अगर बात करते हैं नकदी फसल, कैश क्रॉप की बात करते हैं, तो यहाँ पे कपास जो है सबसे
मुख्य है। यहाँ पर जो है कपास जो है बहुत ही उत्तम क्वालिटी का मिलता है। मिस्र की कपास अपनी उत्तमता के लिए जो है सारे संसार में प्रसिद्ध है। कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी, ऊंचे तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो कभी भी पूछा जाए कि कपास की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो तापमान ज़्यादा होना चाहिए और तेज़ धूप होनी चाहिए, यानी कि बादल नहीं होने चाहिए, बादल रहित होने चाहिए। और यहाँ पे जो है उपजाऊ मिट्टी तो होनी ही चाहिए आपको। फिर सिंचित खेतों में इसकी बढ़िया पैदावार होती है। यहाँ पे यानी कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पे इसकी अच्छी खासी पैदावार होती है। कपास के डोडे जो हैं 6 महीने में पक जाते हैं, यानी कि फसल को पकने में 6 महीने का टाइम लगता है। पक जाने पर वे फट जाते हैं और उनमें से नरम नरम एकदम सफ़ेद कपास दिखाई देने लगती है। तो अगर आपने कभी कपास का पेड़ नहीं देखा है, कपास की खेती नहीं देखी है, तो इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पर डालिए यूट्यूब में या फिर गूगल पे, तो वहाँ पे दिखाई देगा उसका कि कपास का पेड़ कैसा होता है। फिर वर्षा है, कोहरा है, धूल है, कीड़े हैं, ये कपास की फसल को क्या करते हैं, काफ़ी हानि पहुँचा सकते हैं। फिर इस दृष्टि से जो है मिस्र का गर्म, शुष्क और स्वच्छ मौसम जो है कपास की पैदावार के लिए बहुत उपयुक्त है। तो यानी कि जो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जलवायु है जो है, वो कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी है। अगला है, अब देख लेते हैं जल संसाधन, क्योंकि जल तो बहुत इम्पोर्टेंट है मानव के विकास के लिए। तो जल संसाधन की बात कर लेते हैं। तो नील नदी जो है यहाँ का मुख्य नदी है। तो नील नदी पर जो है कई ऊंचे ऊंचे बांध बनाए गए हैं। उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, असवान बांध। तो कभी कभी पीटी में पूछता है कि असवान बांध किस नदी पर है, तो हमेशा ध्यान रखिए असवान बांध जो है किस नदी पे है, नील नदी पर है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है ये, तो ये पीटी में आपके काम आ जाएगा। फिर क्या है, वही लिखा हुआ है, इन बांधों यानी जो बांध होते हैं वहाँ से जो नहरें निकाली जाती हैं उनसे वर्ष भर सिंचाई होती है। साथ ही यहाँ जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। तो दो काम बांध से हमको, दो फायदे होते हैं, एक तो जल विद्युत बन जाती है, ठीक है, हाइड्रो पावर जिसको बोलते हैं, और दूसरा क्या है, उससे जो नहर होती है, नहर से क्या होती है, सिंचाई की व्यवस्था होती है। फिर खनिज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे खनिज मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता है। तो खनिज तेल जो है मिस्र का जो है सबसे महत्वपूर्ण खनिज, यानी कि यहाँ पे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। तो मिस्र को के पास भी जो है खनिज तेल के भंडार हैं। यहाँ सिनाई प्रायद्वीप तथा लाल सागर के निकटवर्ती भागों में मिलता है। तो अगर पूछा जाता है कि सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है, तो कहाँ है, मिस्र में है। फिर सिनाई प्रायद्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। तो खनिज तेल जो है मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। और कहाँ मिलता है खनिज तेल, तो सिनाई प्रायद्वीप है वहाँ मिलता है, और लाल सागर का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है ये मुख्य रूप से खनिज तेल मिलता है, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पर। फिर देख लेते हैं, फास्फेट हो गया, समुद्री नमक हो गया, मैग्नीज हो गया, लौह अयस्क हो गया, यहाँ के अन्य खनिज हैं। सूती वस्त्र उद्योग तथा खाद्य सामग्री उद्योग मिस्र के सबसे पुराने तथा मुख्य उद्योग हैं। विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, इंजीनियरिंग उद्योग होते हैं, रसायन उद्योग जैसे उर्वरक बनाना, कांच और साबुन तथा तेल की रिफाइनरी, यानी परिष्करण का मतलब रिफाइन करना तेल को, उद्योगों का भी तेजी से विकास यहाँ पे हो रहा है। तो जनसंख्या है, तो जनसंख्या हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि वो पुराने डाटा दे रखे हैं, हमको नहीं पढ़ना है, हमको ज़रूरत भी नहीं है जनसंख्या की। आगे देख लेते हैं। अब देख लिखा है अल काहिरा, या फिर कैरो भी बोलते हैं। अल काहिरा जो है मिस्र की क्या है, राजधानी है। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। तो कभी भी पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अल काहिरा, जो यहाँ की राजधानी है मिस्र की। विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड हैं, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो पिरामिड होंगे तो मिस्र के पिरामिड तो बहुत ही फेमस हैं, ठीक है, तथा स्फिंक्स काहिरा के निकट ही है। ठीक, यहाँ पे जो है इन पिरामिड वगैरह जो है यहाँ काहिरा जो राजधानी है उसी के पास में पाए जाते हैं। अल इस्कंदरिया फिर सिकंदरिया मिस्र का दूसरा बड़ा नगर प्रमुख बंदरगाह है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप, ठीक है, बस ये छोड़ दो आप। फिर बर सईद पोर्ट या कहा बंदरगाह, यानी कि है यहाँ का बर सईद, यहाँ का जो है क्या है, मुख्य बंदरगाह है। ये कहाँ पर स्थित है, आपका स्वेज पर स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है।
तो यहाँ का ये क्या है, एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यातायात की अगर बात करते हैं तो यातायात क्या होगा, तो जाहिर सी बात है हर जगह का यातायात वही होता है, रेलवे होती है, सड़क होती है, जल परिवहन होता है। तो वही लिखा हुआ है मिस्र में जो है रेल मार्ग हो गया, सड़कें नील नदी के साथ साथ बनाए गए हैं, क्योंकि नील नदी के साथ साथ ही तो क्या है, जनसंख्या का निवास है। तो जहाँ जहाँ जनसंख्या होगी वहीं वहीं पे क्या बनेगी, सड़कें बनेंगी और रेल मार्ग बनेंगे। नील के डेल्टा प्रदेश में तो सड़कों और रेल मार्गों का जाल ही बिछ गया, यानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। वैसे सभी दिशाओं में जाने वाली सड़कें हैं। फिर काहिरा यातायात मार्गों का केंद्र है, क्योंकि राजधानी वहाँ की है। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मिस्र का महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का श्रेय किसको है, सुएज नहर का है। क्योंकि सुएज नहर जो है परिवहन के लिए सबसे अच्छी है वहाँ के लिए। ये जो है यूरोप को जोड़ती है, एशिया को जोड़ती है, तो जिसके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर सुएज नहर जो है अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाली स्थल संधि को काटकर बनाई गई है। फिर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। तो कभी भी पूछा जाए कि सुएज नहर किनके बीच है, किनको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है या फिर इनके बीच में है। फिर सन 1869 में 1869 में इस नहर के बन जाने से बम्बई से लंदन तक के मार्ग में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये कि सुएज नहर के बन जाने से जो है कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई, तो याद रखिएगा 7000 किलोमीटर से अधिक दूरी कम हो गई। फिर यह नगर जो है 162 किलोमीटर लंबी है। तो सुएज नहर की अगर लंबाई की बात करते हैं तो कितनी, 162 किलोमीटर लंबी है। फिर इसे पार करने में एक जलयान को 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो ये हमने देख लिया, मिस्र देश जो है उसको देख लिया, उसके बारे में हमने देख लिया। तो जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो हमने यहाँ बता दिया कि आपको क्या याद करना है, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी दे रखी है। ये एनसीईआरटी की बहुत ही खास बात है कि कुछ जो नए टर्म आते हैं उनकी बात वो उनको एक्सप्लेन करता है, इससे बच्चे को समझ में आता है। तो वितरिकाएँ क्या हैं लिखा है, तो नदी की शाखाएं जिनके द्वारा नदी का पानी बढ़ जाता है, यानी कि एक नदी ऐसे आ रही थी, आगे जाकर के बहुत सारे भागों में से बढ़ जाएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, वितरिकाएँ। फिर डेल्टा क्या है, नदी के मुहाने पर नदी द्वारा लाई गई कांप मिट्टी या फिर इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी से बना त्रिभुजाकार भूभाग जिससे होकर नदी की वितरिकाएँ बहती हैं, यानी इस वाली आकृति को ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं डेल्टा। तो आज का चलिए वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।